हेलो एवरीवन, आई एम काजल। आज हम क्लास 12th बायोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। कितना पोर्शन कितने मार्क्स में आएगा, क्या रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, क्या आपको पता होना चाहिए, आपको इस बारे में जो है हम पूरा बताऊंगी मैं आपको। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन की अगर हम बात करें तो ये 20 मार्क्स में आएगा। इसमें आई थिंक सो आपकी 2 यूनिट है, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस एंड प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस। तो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में आपको ट्रांसक्रिप्शन यूनिट स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट स्ट्रक्चर एक टॉपिक है। फिर लैक ओपरेन मॉडल पता होना चाहिए आपको। हार्शे चेज एक्सपेरिमेंट पता होना चाहिए कि उसने प्रूव किया था कि डीएनए जो है जेनेटिक मटेरियल है, तो आपको इसका पूरा एक्सपेरिमेंट जो है पता होना चाहिए। नेक्स्ट, डीएनए रेप्लिकेशन मैकेनिज्म आपको पता होना चाहिए। जेनेटिक कोड आपको पता होना चाहिए, उसकी प्रॉपर्टीज़ और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के स्टेप्स, ये भी इम्पोर्टेंट है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। फिर अगर हम बात करें यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस की, तो प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस में रिपीटेड क्वेश्चन क्या है, मोनोहाइब्रिड वर्सेस डाइहाइब्रिड क्रॉसेस। पनेट स्क्वायर, जो पनेट स्क्वायर 16 वाला बनता है, यहाँ पे वो स्क्वायर वही पनेट स्क्वायर बनेगा। सेक्स डिटर्मिनेशन पता होना चाहिए ह्यूमंस में, बर्ड्स में और हनीबीज में। और फिर आपको पता होना चाहिए कि पेडिग्री एनालिसिस हम कैसे करते हैं। एक चार्ट बनता है इस तरीके से करके, उसके बेसिस पे आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। उसके बाद आपको मेंडेलियन के डिसऑर्डर्स पता होने चाहिए, सिकल सेल एनीमिया और फिनाइलकेटोनुरिया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। रिप्रोडक्शन जो यूनिट है वो 16 मार्क्स की आएगी। 16 मार्क्स की आएगी यूनिट ये आपकी। फ्लावरिंग प्लांट्स की अगर हम बात करें तो रिपीटेड क्वेश्चन है इसमें, डबल फर्टिलाइजेशन, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, मेगास्पोरोजेनेसिस एंड पोलन पिस्टल इंटरेक्शन। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड मेगास्पोरोजेनेसिस आएगा ही आएगा। ये बात बहुत इम्पोर्टेंट है कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड मेगास्पोरोजेनेसिस मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसलिए ये रिपीटेड क्वेश्चंस में डाला गया है। डबल फर्टिलाइजेशन भी पूछा जाता है। और आपको एनाट्रोपस ओव्यूल का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। कई बुक्स में ये उल्टा करके दिया होता है, कई बुक्स में ऐसे दिया होता है। अब देखना एनाट्रोपस ओव्यूल उस पर लिखा होगा नीचे, आपको वही प्रिपेयर करना है। उसके बाद जो है आपको मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो सेक पता होना चाहिए क्या होता है। फिर हम रिप्रोडक्शन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन की बात करें तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन में रिपीटेड क्वेश्चन के स्पर्मेटोजेनेसिस, oogenesis का फ्लो चार्ट पता होना चाहिए। यहाँ पे फ्लो चार्ट जो होगा बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको मेन फ्लो चार्ट ही बनाना है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे देखो ब्रैकेट में लिख दिया है स्पर्मेटोजेनेसिस, oogenesis फ्लो चार्ट्स। ये जो बुक में आपकी वो 2n डिवाइड हो रहे हैं, n में कितने स्पर्म बन रहे हैं, कितने वो बन रहे हैं, ओवरी वगैरह से ओव्यूल वगैरह। और यहाँ पे एक चीज़ और है बहुत इम्पोर्टेंट है फ्लो चार्ट्स में, यहाँ पे आपका एक बड़ा सर्कल बनता है। यहाँ पे देखिए, 1 मिनट में आपको दिखा देती हूँ किस तरीके से है। यहाँ पे देखिए, जो ये वाले जो फ्लो चार्ट है ये आपको पता होने चाहिए कौन कौन से हैं। यहाँ पे स्पर्मेटोगोनल स्पर्म सेल है, स्पर्मेटोजेनेसिस है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बन रहा है, सेकेंडरी बन रहा है, फिर यहाँ पे स्पर्म्स बन रहे हैं। इससे ये देखिए यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, एक ही सेकेंडरी oocyte बन रहा है, यहाँ पे प्राइमरी oocyte बन रहा है। जो ये वाले जो चार्ट है ये आपको पता होना चाहिए यहाँ पे, यही इम्पोर्टेंट है फ्लो चार्ट। ये एनसीईआरटी की बुक में भी दिया हुआ है इस तरीके से। चलिए, तो मैंने आपको यहाँ पे फ्लो चार्ट बता दिया है। हार्मोनल कंट्रोल ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल ये पता होना चाहिए। इसमें भी एक ग्राफ दिया हुआ है जो कि इस तरीके से है, उसमें 2 पीक पॉइंट बताए गए हैं, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। स्ट्रक्चर ऑफ ब्लास्टोसिट्स भी आपको पता होना चाहिए। रिप्रोडक्टिव हेल्थ की अगर हम बात करें, यहाँ पे रिप्रोडक्टिव हेल्थ में क्या है इंपॉर्टेंट, यहाँ पे पहले तो देख लीजिए रिपीटेड क्वेश्चंस है। एमिनोसिंथेसिस ब्रैकेट में लिखा हुआ है वाई द बैन, ये बैन क्यों हुआ था, इस बारे में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको यही मेन पॉइंट रखना है कि ये बैन क्यों हुआ था, क्या कारण रहा, क्या इसके गलत यूजेस हो रहे थे जिसकी वजह से ये बैन हो गया। फिर आपको ART टेक्निक पता होनी चाहिए सारी, गिफ्ट IC, एक IVF भी है वो भी आपको पता होना चाहिए, टेस्ट ट्यूब बेबी वगैरह जो है ये सारे आपको एडियूज वगैरह पता होनी चाहिए। बायोटेक्नोलॉजी 12 मार्क्स की आएगी। इसमें रिपीटेड क्वेश्चन है स्टेप्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी। ये आपको रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी के स्टेप्स पता होने चाहिए। PCR पता होना चाहिए, डिनेचुरेशन, अनेलिंग, एक्सटेंशन, ये सारे आपको हेडिंग डालनी है।
मान लीजिए डीनेचुरेशन, आपने डीनेचुरेशन की हेडिंग डाली, उसके बारे में आपने पॉइंट्स लिख दिए, फिर उसके बाद आपने एनिलिंग की हेडिंग डाली, फिर उसके बाद सारे पॉइंट्स लिख दिए, फिर एक्सटेंशन की डाली। 1-2 डायग्राम है तो आप डायग्राम ना दीजिए, वरना अपने हिसाब से देख लीजिए कि आपको कितने नंबर में पूछा गया है। नेक्स्ट सॉरी, द रोल ऑफ रेस्ट्रिक्शंस एंजाइम, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स का रोल पूछा गया आपको, वो भी बताना है। यहाँ पे आपका 5 नंबर में आता है क्वेश्चन, 3 नंबर में आता है, वो आपके ऊपर डिपेंड, आप कितना लिखना चाहते हो उसमें, कि उसमें कितने वर्ड्स पूछे गए हैं, वर्ड्स लिमिट का भी ध्यान रखिएगा। फिर एप्लीकेशंस की बात करें तो प्रोडक्शन ऑफ ह्यूमलिन, बीटी कॉटन मैकेनिज्म, जीन थेरेपी, एडीए डेफिशिएंसी, ब्रैकेट में लिखा हुआ है देखो यहाँ पे पूरा, जिससे आपको ढूंढने में पढ़ने में आसानी हो। तो ये जो है ये इसका एप्लीकेशंस का रिपीटेड क्वेश्चंस है, रिपीटेड पार्ट है, जो सबसे ज़्यादा रिपीट हुआ है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर की, तो ये 12 मार्क्स में आएगा। ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज़, सबसे पहले तो आप एक काम कीजिएगा, एक पेपर उठाइएगा, उसमें आप इस तरीके से पेपर होगा आपका, यहाँ पे इस तरीके से लाइन खींच लीजिएगा, यहाँ पे लिखिएगा डिसीज़, जितनी भी डिसीज़ होंगी सबके नाम लिख लीजिए, किस वजह से हो रही हैं वो लिख लीजिए, कहाँ पे हो रही हैं वो लिख लीजिए, क्या चीज़ को इफ़ेक्ट कर रही है वो लिख लीजिए। बस ये एक चार्ट आपका रेडी हो जाएगा, आपको पूरी ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज़ की पूरा एकदम याद हो जाएगा, रटा हो जाएगा एक बार लिखने में। बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, जो 1-2 है वो कुछ सेम होते हैं, तो उनमें आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए कि क्या चीज़ कैसे है। नेक्स्ट चलो हम इसमें बात कर लेते हैं, लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम पूछी जाएगी। देखो ये तो मैंने बता दिया आपको कि आप एक चार्ट बना लीजिए, उसमें कौन सी डिसीज़ किस वजह से कहाँ पे किस लिए हो रही है, इससे आपको पता लग जाएगा। बट यहाँ पे देखो लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम भी बहुत पूछी जाती है, मलेरिया की। एंटीबॉडी स्ट्रक्चर पूछा जाएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एंटीबॉडी स्ट्रक्चर। एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी पूछी जा सकती है। माइक्रोब्स में आपको सीवेज ट्रीटमेंट पूछा जाएगा, प्राइमरी और सेकेंडरी बायोगैस प्लांट, माइक्रोब्स एज फर्टिलाइजर्स, ये आपको इसमें पूछा जाएगा। फिर इकोलॉजी और इन्वायरमेंट जो है वो कितने मार्क्स की आएगी वो आएगी आपकी 10 मार्क्स की। तो रिपीटेड क्वेश्चंस में देखो इकोलॉजिकल पिरामिड्स, ये वाले जो पिरामिड्स थे, प्राइमरी सेकेंडरी और कंज्यूमर वाले जो है ये वाले। फिर उसके बाद वाई द पिरामिड ऑफ बायोमास इन द सी इज इन्वर्टेड, वो सी में इन्वर्टेड क्यों है वो बताना है आपको। इकोलॉजिकल पिरामिड्स में पूरा डिफाइन करना है इसका मतलब। पॉपुलेशन इंटरेक्शन आ सकता है, ये म्यूचुअलिज्म, पैरेटिज्म एक्सेट्रा लिखा है, यानी कि तो और भी हैं। फिर इन सीटू और एक्सीटू कंजर्वेशन, इन दोनों के बीच में हमेशा जो है आपका डिफरेंस बिटवीन आता है। ठीक है, तो आप इसका डिफरेंस बिटवीन याद करके जाइए कि क्या है, कैसे है, क्यों है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जी देखिए इस तरीके से यहाँ पे 5 यूनिट में देखिए, ये 10 मार्क्स की हो गई, ये 12 की हो गई, ये 12 की हो गई, ये 16 की हो गई, ये 20 की हो गई। तो 20 यहाँ पे देखो, फिर आपके रिपीटेड क्वेश्चंस बता दिए, आपको क्या पता होना चाहिए ये भी बता दिए। मेनली आपके जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है बेटा वो आपके सारे कवर हो गए हैं इसमें। अब आपको मस्ट प्रैक्टिस क्या करनी है, आपको डायग्राम्स की प्रैक्टिस करनी है। देखो यहाँ पे डायग्राम, बायोलॉजी में सबसे अच्छा आपका जो रीज़न है मार्क्स गेन करने का वो है कि आप डायग्राम ज़रूर बनाइए, उसकी लेबलिंग करिए। मान लीजिए आपका कोई क्वेश्चन दे रखा है और उसमें आपको पता है कि डायग्राम बनेगा, तो आप डायग्राम लास्ट में ना बना के आप पहले आंसर का डायग्राम बनाइए, उसकी लेबलिंग कीजिए, फिर उसके बारे में जो है आप थोड़ा सा बता दीजिए। जितना आपको लगता है कि मस्ट है, हमें आता है, इतने पॉइंट्स याद हैं, उसके बारे में लिख दीजिए। डायग्राम आपको शुरू में बनाने हैं, ध्यान रखिएगा। डायग्राम कौन से? लैक ओपरेन का देखो अभी ऊपर बताया, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट बता दिया था, डीएप्ले रेप्लिकेशन फॉर्म बताया, एंटीबॉडी मॉलिक्यूल जो वाई शेप में होती है इस तरीके से ये वाला आपको पता होना चाहिए। फिर उसके बाद ह्यूमन स्पर्म एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का आपको आना चाहिए। स्पर्म का तो बहुत इजी डायग्राम है, आपको हेड नेक टेल और उसके अंदर का जो मटेरियल होता है उसके नाम याद करना है। बाकी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम थोड़ा सा हार्ड है बट हो जाएगा, एक बार करेंगे तो आप ध्यान से। फिर बायोगैस प्लांट का होना चाहिए, PBR2 क्लोनिंग वेक्टर और पता होना चाहिए। ठीक है, ये डायग्राम आप कर लेना, आपको बहुत हेल्प मिलेगी, क्या पता यही आ जाए, वो लक होता है। आप इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। फिर यहाँ पे देखो टिप्स क्या है, प्रो टिप्स 2026 की मैंने ये भी लिखी है यहाँ पे देखो। CBS शिफ्टिंग टूवर्ड्स कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, 30% एप्लीकेशन बेस्ड एंड 20% हायर ऑर्डर केस
केस स्टडीज़ में आप नंबर बढ़ा सकते हो। फिर कीवर्ड पावर क्या है, एग्जामिनर्स लुक फॉर द साइंटिफिक टर्म्स, एग्जाम्पल सेमी कंजर्वेटिव, एन्यूप्लॉइडी, बायोपैसी, अंडरलाइन द मीनिंग और आंसर। हाँ, ये अंडरलाइन से ध्यान आया, आपके जो आंसर में मेन पॉइंट्स, मेन वर्ड्स होते हैं उनको अंडरलाइन जरूर कीजिए। आपको पूरी लाइन, अब मान लो ये पूरी लिखी हुई है, पूरी ही इंपॉर्टेंट है, ऐसा तो नहीं है कि आप देखो जो यहाँ पे हाईलाइट हुआ है आप इस तरीके से जो है अपने आंसर को हाईलाइट कीजिए। जैसे कि मान लो अभी मैं देती हूँ यहाँ पे, ये इकोलॉजिकल एंड इन्वायरमेंट के बारे में हमने पढ़ा, तो रिपीटेड क्वेश्चंस बता देते। देखो यहाँ पे जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है, इन्होंने तो ब्रैकेट में लिख दिया, अगर आप इसको वैसे ही लिखोगे और आप यहाँ पे ये अंडरलाइन कर दोगे, इन द सी इज इन्वर्टेड, वाई का कोई काम नहीं है, बट मैं बताना चाह रही हूँ कि आपको आंसर्स में मेन वर्ड अंडरलाइन करने हैं, साइंटिफिक टर्म्स ऐड अंडरलाइन करनी है, हाईलाइट करके दिखानी है। आप उसको क्या बोलते हैं, अंडरलाइन ज़रूर कीजिए, पेंसिल से, ब्लू पेन से, आप ब्लू पेन यूज़ करते हैं मेरे लिए तो ब्लू पेन से अंडरलाइन कीजिए और साफ साफ लिखिए, बिल्कुल एक एक वर्ड जो है आपको समझ में आना चाहिए। अगर आपको ही नहीं समझ में आ रहा तो एग्जामिनर कैसे समझेगा। और एक ज़रूरी बात जो मैं इम्पोर्टेंट बताना चाहूँगी आपको, मान लीजिए आपका आंसर ख़त्म हो गया, लास्ट के 6 लाइन बच रही हैं, अगर आप उसमें नीचे करना चाहते हैं तो एज़ योर विश, बट अगर आपको लगता है कि सॉरी आई मीन टू से दैट, अगर आप नेक्स्ट पेज से करना चाहते हैं तो एज़ योर विश। अगर आप चाहते हैं कि मैं उसी के नीचे से करूँ तो आप 1 से 2 लाइन छोड़ के एक लाइन खींच दीजिए पेंसिल से, फिर उसके बाद यहाँ पे डालिए आंसर नंबर 2, 3 जो भी है आपका, फिर आप आंसर करना स्टार्ट कीजिए। इससे थोड़ा सा गैप बना रहेगा 2 क्वेश्चंस के बीच में, तो जो है गैप बना रहेगा तो आप एग्जामिनर को समझने में आसानी होगी कि ये दूसरा आंसर है और ये दूसरा आंसर है। और आंसर्स को हमेशा थोड़ा सा जरा बॉक्स वगैरह बना दीजिए कि कौन सा आंसर है कहाँ पे है, क्योंकि कई बार एग्जामिनर जो है कंफ्यूज्ड हो जाता है। चलिए हम प्रो टिप्स की बात कर रहे हैं, तो आपको साइंटिफिक अंडरलाइन बता दिया मैंने क्या है। NCERT इज किंग, 95% ऑफ द क्वेश्चन से डायरेक्टली, हाँ ये बात बिल्कुल सही है कि NCERT बुक से आ जाते हैं क्वेश्चन, तो आप NCERT की बैक एक्सरसाइज ज़रूर कीजिए। अभी आपके पास 27 का एग्ज़ाम है, 25, 26 अभी 2 दिन है, आप आराम से बैक एक्सरसाइज कर लीजिए। आप क्या बोलते हैं, सॉल्व वाली बुक्स उठा लीजिए, अगर आपके पास नहीं है तो आप गूगल है आपके पास, आप गूगल कर सकते हैं आंसर्स को बहुत आसानी से ईजी लैंग्वेज में। अगर आपको आंसर्स चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं सारी बैक एक्सरसाइज के एक दिन में आपको एक वीडियो में आंसर्स प्रोवाइड कर दूंगी। तो मेरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको अगर कुछ भी मदद चाहिए होगी तो आप कमेंट कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अगर आपको हेल्प मिलती है बहुत अच्छी बात है। और ये सब मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, आपके रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, रिपीटेड टॉपिक्स हैं, और आपको ज़रा सी भी अच्छी लगी वीडियो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स। आई होप आप सभी का रिज़ल्ट बहुत अच्छा है। थैंक यू सो मच।